हम लोगों ने साइंस को कंटिन्यू किया हुआ है। साइंस में हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं और बॉटनी में अभी हम लोग फंजाई पे डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चरों में हम लोगों ने फंजाई का एक कॉमन इंट्रोडक्शन देखा, सामान्य इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा। साथ ही फंजाई की कुछ विशेषताओं पे हम लोगों ने डिस्कशन किया और फंजाई में न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी किस प्रकार से वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। और इन तीनों बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाते रहे। पीसीएस वगैरह में तो खूब पूछता है प्रश्न यहाँ से। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फंजाई में जनन कैसे होता है, यानी इनमें प्रजनन की प्रक्रिया क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई। देखिए, जनन को लेकर के मैंने पहले भी बताया कि एक होता है वेजिटेटिव जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे बोलते हैं हम लोग वर्धी जनन हिंदी में, या फिर कायिक जनन भी बोला जाता है। कायिक जनन भी बोला जाता है और इसे भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें भी जो गैमेट्स हैं वो भाग नहीं लेते, सेक्स ऑर्गन इसमें भाग नहीं लेते। दूसरा एक जनन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने बताया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है। तो यहाँ पे भी जनन स्पोर्स बीजाणुओं के द्वारा होता है, यहाँ भी गैमेट्स भाग नहीं लेते। इसी वजह से कई बार कई सारे लोग इन दोनों को ही एक ही हिस्सा मान लेते हैं, असेक्सुअल का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट मान लेते हैं और इसको 2 पार्ट कर देते हैं कि एक स्पोर्स के द्वारा होता है, दूसरा जो है कि वेजिटेटिव सेल्स के द्वारा होता है, वर्धी कोशिकाओं के द्वारा या कायिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। लेकिन कई सारे वैज्ञानिकों ने इनको अलग अलग ऐसे ही कर दिया है। तो हमारे यहाँ मतलब हम लोग इसे सिर्फ समझने के दृष्टिकोण से इसे करें। हम लोगों का ये टॉपिक नहीं है कि इसे एक माना जाए अलग माना जाए, दोनों मान सकते हैं, एक भी मान सकते हैं अलग भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कायिक कोशिकाएं भाग लेती हैं। और कायिक कोशिका क्या होता है, मैंने बताया था कि किसी भी प्लांट्स के कायिक कोशिका क्या होता है, स्टेम वगैरह जो होता है, जहाँ पे जनन कोशिकाएं भाग ले लें। और ये स्पोर्स बीजाणु होते हैं, जो बीजाणु बनते हैं वो बीजाणु के द्वारा यहाँ पे जो है कि जनन होता है, यहाँ पे नए जो है कि पौधों का जनन होता है। इस वजह से इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कहीं भी अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पार्ट आया तो आपको समझ जाना है कि बात एक ही है, चाहे इसको हम अलग अलग कर लें। समझने के दृष्टिकोण से मैं यहाँ पे अलग अलग करते रहा हूँ। बाकी जब हम लोग पढ़ रहे थे बैक्टीरिया, तो वहाँ पे मैंने डिस्कशन किया था असेक्सुअल। शैवाल पढ़ रहे थे तो वहाँ भी मैंने डिस्कशन कर दिया था। तो वो चीज़ें आप लोग पहले से परिचित होंगे, बस यहाँ मैं बता रहा हूँ ताकि यहाँ कन्फ्यूज मत हुई है कि सर वेजिटेटिव अलग क्यों लिखवा दिए और सेक्सुअल अलग क्यों लिखवा दें, समझने के दृष्टिकोण से लिखिए। तो तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट है लैंगिक जनन। स्पष्ट तौर पे यहाँ पे लैंगिक जनन हमें देखने को मिलता है, जैसे शैवालों में मिलता है। यहाँ भी गैमेट्स मिलते हैं 2, एक नर और मादा गैमेट्स मिलते हैं। मैंने बताया था शैवालों में कि लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें मैंने वहाँ पे समझा दी है। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कायिक जनन। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, आप लोग इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा। नंबर 1, कायिक जनन या वर्धी जनन, वर्धी जनन। देखिए, कायिक जनन में क्या होता है कि जो कवक है उसका कोई भी हिस्सा, माइसीलियम, जिससे मैंने चर्चा किया था, माइसीलियम कोई हिस्सा टूटा और टूट करके वो स्वतंत्र रूप से अलग डेवलप कर जाता है, विकसित कर जाता है, वृद्धि कर जाता है, उसे बोलते हैं कायिक जनन। कायिक जनन का सीधा मतलब जो कायिक कोशिकाएं भाग लेती हैं जनन में। कायिक कोशिका क्या होता है, उसका थैलस पूरा स्ट्रक्चर टूट गया कहीं से, थैलस, और अलग डेवलप कर गया, वही होता है पूरा थैलस, कायिक कोशिका होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, जब जनन की प्रक्रिया कायिक कोशिकाओं द्वारा होती है तो उससे कायिक जनन कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। यह 2 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है, 2 नहीं 3 प्रकार से। यह 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। पहला होता है, ये डाल लीजिए यहाँ पे, खंडन। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। खंडन का मतलब सीधा हो गया, जैसे मान लीजिए ये कवक कोशिका है, अब ये 2 भागों में टूट गया, कहीं से भी टूट गया। सपोज करिए ये 2 भागों में यहाँ से टूट गया, एक हिस्सा यहाँ टूट गया, एक हिस्सा ये वाला टूट गया। अब ये दोनों स्वतंत्र रूप से वृद्धि कर जाएंगे, स्वतंत्र वृद्धि कर जाएगा, ये भी स्वतंत्र वृद्धि कर जाएगा। इसी को बोलते हैं खंडन, खंडित हो जाना।
अब ये अलग कवक बन जाएगा, ये अलग कवक बन जाएगा, तो ये हो गया खंडन। तो खंडन के द्वारा यहाँ लिख लीजिए, कवक तंतु एक या अधिक खंडों में टूट जाए, अधिक खंडों में टूट जाए तथा प्रत्येक खंड स्वतंत्र वृद्धि करके नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं, नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। एक होता है खंडन, कवक खंडित हो गया, टूट गया, स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित है। एक भाग में टूट सकता है कोई कवक है। अब इस कवक को हम 3 भाग, मतलब कितने भाग में टूट सकता है वो तय करता है। मैंने बताया था कि जहाँ पे कवक पानी में है तो उसका बहाव क्या है, किस तरीके से धाराएं चल रही है, तो अलग अलग तरीके से टूट सकता है। एक भाग में टूट सकता है, 2 भाग में टूट सकता है, या 2 से अधिक भागों में ये टूट सकता है। तो ये तो हो गया खंडन। दूसरा हो गया विखंडन, जिसे मैंने बताया, सॉरी विभाजन। खंडन ही दूसरा हो जाएगा विभाजन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजन, FISSION, फिजन। अब इसमें क्या है, जैसे एक कोशिकी कवक हो, सामान्यतः एक कोशिकी में देखने को मिलता है। मान लीजिए एक कोशिकी कवक है ये, अब इसका वृद्धि हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक कोशिकी कवक में वृद्धि हो रहा, वृद्धि होने के बाद फिर संकुचित जब होता है तो बीच में से ये दरारें पड़ जाए, इसमें 2 बराबर आकार में बढ़ जाए। जब बीच में से 2 बराबर आकार में बढ़ता है तो इसी को बोलते हैं विभाजन हो जाना। इस प्रकार से ऐसे चल करके ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा था जीवाणुओं के संदर्भ में कि किस प्रकार से सेल वाल फिर बीच में से जो है कि एक नया जो है कि वाल बनता है दोनों के बीच, और यही फिर अलग अलग विभाजित हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं विभाजन। खंडन क्या होता है, टूट जाना। विभाजन क्या होता है, एक कोशिकी कवक में होता है सामान्यतः, उसकी कोशिकाओं में वृद्धि होता है, वृद्धि होने से जो है कि एक भित्ति तैयार होती है बीच में से, दोनों के दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ से अलग हो गए, 2 अलग कवक के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे विभाजन की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया एक कोशिकी कवक में होती है, एक कोशिकी कवक में होती है। कवक कामा लगा के लिखिए, कवक में वृद्धि होती है। उसके बाद कोशिका में संकुचन होता है, कोशिका में संकुचन होता है और वह 2 बराबर भागों में टूट जाता है। इससे हमें 2 नए कवक देखने को मिलते हैं। क्लियर है? मैंने बताया ये फिजन की प्रक्रिया कहाँ होती है, एक कोशिकी कवक में होती है, और एक कोशिकी कवक कौन है, ईस्ट। तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, उदाहरण ईस्ट, ध्यान रखिएगा ईस्ट। तीसरा होता है मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, मुकुलन या बडिंग। बडिंग मैंने बताया था जैसे कोई कवक है उसमें एक बड बन जाए, जैसे ये कवक है यहाँ पे बड बन गया, धीरे धीरे यही बड अलग हो जाता है, अलग, ये कवक अलग हो गया तो ये अलग डेवलप कर जाएगा, ये अलग डेवलप कर जाएगा। बडिंग की प्रक्रिया को भी मैंने समझा दिया है। सिर्फ मैं नाम अगर लिखवा देता बडिंग तो भी आप समझ जाते, तो कि मैंने हम लोगों ने पढ़ा है बडिंग के बारे में कि कैसे बडिंग का मतलब होता है एक मुकुल, एक अलग से कुछ हिस्सा निकल जाए जो बड कहलाता है, फिर उसी बड से एक नए कवक का जन्म हो जाता है। तो लिख लीजिए बडिंग। कवक में बड उत्पन्न हो जाए तथा यही बड मुख्य कवक से अलग होकर, मुख्य कवक से पृथक होकर स्वतंत्र कवक बन जाता है। और यह भी सामान्यतः जैसे इसका भी एग्जाम्पल हमें ईस्ट में ही देखने को मिलता है, ईस्ट में ही हमें देखने को मिलता है बडिंग वाला। तो बडिंग की प्रक्रिया भी ईस्ट में होती है, फिजन की प्रक्रिया भी हमें ईस्ट में देखने को मिलती है। तो ये समान तरीके से बस आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न वगैरह सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा कवक में जनन होता है। अब आते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ स्पोर के द्वारा जनन होता है। तो दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
अब यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि वो भी तो असेक्सुअल का पार्ट था। मैं बताया समझाने के दृष्टिकोण से मैं यहाँ अलग करता हूँ। यहाँ पे स्पोर के द्वारा या स्पोर रिप्रोडक्शन भी से बोल सकते हैं हम लोग, स्पोर रिप्रोडक्शन। जैसे मैंने बताया कि कई सारे वैज्ञानिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत स्पोर रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दोनों शामिल करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अलग मानते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलग मानते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अलग है। तो अलग अलग मानते हैं, हम लोगों को उस पर डिस्कशन नहीं करना है, दोनों सही है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोग स्पोर और वेजिटेटिव दोनों कर सकते हैं, या वेजिटेटिव को अलग कर सकते हैं, असेक्सुअल मैंने स्पोर रिप्रोडक्शन को अलग कर सकते हैं, कोई इसका मसला नहीं है, बस समझते जाइए हम लोग। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जो जनन होता है एक विशेष प्रकार का जन्म मतलब कोशिकाओं के द्वारा होता है, जिसे बोलते हैं स्पोर, बीजाणु जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा जनन होता है। तो यहाँ पे स्पोर बनते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है जू स्पोर, एंडो स्पोर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है, तो वही स्पोर है। तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन विशेष प्रकार के स्पोर्स, हिंदी में बोलते हैं बीजाणुओं द्वारा, विशेष प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है स्पोरेंजियर, स्पोरेंजियो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर्स, इसे बोलते हैं हिंदी में बीजाणु धानी, बीजाणु धानी कहा जाता है। दूसरा होता है कोनिडिया, कोनिडिया, कोनिडिया को हिंदी में कोनिडिया ही बोला जाता है, कोनिडिया होता है। तो स्पोरेंजियो स्पोर से दो चीज़ें निकल के आती हैं, ध्यान रखिए। जब स्पोरेंजियो स्पोर से बात करते हैं तो एक होता है जू स्पोर, जू स्पोर, और एक होता है एप्लेनो स्पोर, एप्लोनो स्पोर। तो ये ध्यान रखिए, स्पोरेंजियो स्पोर्स जो बीजाणु धानी है, वहाँ से दो प्रकार के बीजाणु निकल के आते हैं, जू स्पोर्स और एप्लोनो स्पोर्स। मैं अभी समझा दूंगा, चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा कोनिडिया। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली यहीं तक याद है। अच्छा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक खास बात है कि यहाँ पे जो कोशिकाओं के विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोशिकाओं का विभाजन कैसा होता है, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आगे हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन होता है कवकों में, मानव में अलग हो जाता है। मानव में जाइगोट बनने के बाद फिर समसूत्री विभाजन होता है, धीरे धीरे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। फिर जब ढेर सारी कोशिका बनते हैं तो ऊतक, ऊतक से फिर बना टिश्यू, बना टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। यहाँ पे लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समसूत्री विभाजन होता है, और वहाँ हम लोग देखेंगे जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कवकों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, देखिए समसूत्री विभाजन से हमारी नए नए सेल्स का निर्माण होता है। एक कोशिका जहाँ कहीं कट गया, फिट गया, तो वहाँ जो मरम्मत का कार्य होता है, नई कोशिकाएं जो बन के आती हैं, वो समसूत्री विभाजन से होता है। कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है और मरम्मत हो जाता है, कट गया, फिट गया, जो भी चीज़ें हमारा शरीर में वृद्धि कर रहा है वो सब कुछ समसूत्री विभाजन से होता है। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, मानव शरीर क्रिया विज्ञान जब हम लोग आगे पढ़ेंगे जूलॉजी में, तो वहाँ इस पर खूब डिटेल में डिस्कशन होगा। बस यहाँ आपको यह ध्यान रखना, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछ देता है। हालांकि इतने डीप में जाकर के प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि कवकों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इतना डीप तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए बस यहाँ पे कि यहाँ समसूत्री विभाजन होता है, ध्यान रखिए। तो अब हेडिंग डाल लीजिए जू स्पोर्स, नहीं स्पोरेंजियो स्पोर, इसको डालिए पहले, फिर हम लोग जू स्पोर पर डिस्कशन करेंगे। स्पोरेंजियो स्पोर्स, स्पोर्स, स्पोरेंजियो। देखिए यह बीजाणु विशेष प्रकार की थैलीनुमा संरचना के भीतर, थैलीनुमा संरचना के भीतर बनती है, जिसे स्पोरेंजिया कहा जाता है। स्पोरेंजिया, इसी को बोलते हैं बीजाणु धानी, बीजाणु धानी, स्पोरेंजिया कहा जाता है, स्पोरेंजिया कहा जाता है। और जिस
कवक तंतु पर विकसित होती हैं उसे स्पोरेंजियोस्पोर कहा जाता है। स्पोरेंजियोस्पोर पीएच रहेगा यहाँ पे, स्पोर कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिए बस ये कि जो स्पोरेंजियोस्पोर है, यहाँ POR ये ध्यान रखिएगा, स्पोरेंजियोस्पोर है, यहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर है, दोनों में एक मत समझिएगा। कहते हैं कि यह जो बीजाणु बनता है, स्पोर जो बनता है, एक थैलीनुमा संरचना के भीतर बनता है, उस थैली को बोलते हैं स्पोरेंजिया कहा जाता है। ध्यान रखिए, उस थैली को क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया कहा जाता है। स्पोरेंजिया के भीतर ये बनता है, और जिस कवक तंतु बनेगा, यानी जिस माइसिलियम पे बनेगा या हाइफी पे बनता है, उसे बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर कहा जाता है। THOR, फोर बोलते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये नहीं पूछेगा ये दो प्रकार का होता है, बनता है। लिखिए, यह स्पोरेंजियोस्पोर कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? जू स्पोर और एप्लोनोस्पोर। तो एक होता है जू स्पोर्स, SPORES, जू स्पोर्स। जू स्पोर्स के बारे में मैंने बताया, ये भी एक प्रकार का क्या है? स्पोर है, लेकिन ये ऐसा स्पोर है जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है। ये मोटाइल होता है, चल होता है। इसका सीधा सा मतलब कि फ्लैजिला युक्त जू स्पोर होता है। जू स्पोर क्या होता है? फ्लैजिला युक्त होता है। ये बस ध्यान रखिएगा। तो यह मोटाइल होता है। मोटाइल में जैसे चलने की क्षमता होती है। लिखिए, यह क्या होता है? मोटाइल होता है। मोटाइल का सीधा सा मतलब फ्लैजिला युक्त होता है, मोटाइल होता है। यह मोटाइल होता है, जू स्पोर। ध्यान रखिएगा, यह एक केंद्रकी होता है। यह एक केंद्रकी होता है। एक केंद्रकी मतलब मोनोकैरियोटिक होता है इसे, अर्थात इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, मोनोकैरियोटिक। कल के लेक्चर में मैंने बताया था मोनोकैरियोटिक बारे में। मोनोकैरियोटिक होता है। अब यही का होता है जू स्पोर, यही अंकुरित हो जाता है। कवकों में बनता है जू स्पोर, स्पोरेंजिया के अंदर, यही अंकुरित होकर के नए कवक के रूप में विकसित हो जाता है। तो लिखिए, यही जू स्पोर अंकुरित होकर नए कवक का निर्माण करता है। नए कवक का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए एक कवक है, इसमें बनेगा एक थैलीनुमा संरचना रहेगा। थैलीनुमा संरचना के अंदर एक स्पोर बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस थैलीनुमा संरचना को हम लोगों ने क्या बताया था? ये जो थैलीनुमा संरचना है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। ये थैलीनुमा संरचना जो है स्पोरेंजिया है। ये जो है, ये जू स्पोर है। जू स्पोर यही विकसित हो जाता है, और जिस कवक तंतु पर बनता है, इसको जू स्पोर बोला जाता है। जू स्पोर बोलते हैं, जू स्पोर बोलो। बस इतना ध्यान रखना है। अब यही बीजाणुधानी जो है, जो जू स्पोर बना हुआ है, ये बीजाणु जू स्पोर्स अलग हो जाता है। अलग होने के बाद एक नए कवक रूप में सामने आ जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ते समय खूब डिस्कशन किया था। बस यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जू स्पोर्स मोटाइल होता है, यानी फ्लैजिला पाया जाता है। जब मोटाइल या फ्लैजिला पाया जाता है, सामान्यतः ये जल में पाया जाता है। तो जो जू स्पोर ऐसे कवक बनता है जो जली होते हैं। तो लिख लीजिए, जू स्पोर सामान्यतः जलीय कवकों में बनता है। बस, तो दो चीज़ें ध्यान रखना है यहाँ पे। जू स्पोर सामान्यतः कहाँ बनेगा? जलीय कवकों में बनता है। और ये स्पोरेंजिया वगैरह ये आपको ध्यान रखना। बस ये ध्यान रखना, जू स्पोर क्या होता है? मोटाइल हो। जहाँ भी जू स्पोर्स होगा, जहाँ भी जिस भी पादप में जू स्पोर्स बनेगा, निम्न श्रेणी के पादप में, वो मोटाइल होता है। जू स्पोर का मतलब भी होता है मोटाइल होता है। तो मोटाइल होगा, वो फ्लैजिला युक्त होगा। एक केंद्रकी होता है, इसमें एक केंद्रकी मोनोकैरियोटिक होता है। ये बस दो तीन चीज़ें ध्यान रखना। दूसरा है एप्लेनोस्पोर। जब एप्लेनो लग गया तो इसका मतलब नॉन मोटाइल होता है। ध्यान रखिए, बी हो जाएगा एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर्स। अब ये ध्यान रखिए, एप्लेनो का मतलब होता है नॉन। ये नॉन मोटाइल होता है। यह नॉन मोटाइल होता है। यह नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल के साथ मतलब इसमें फ्लैजिला नहीं होता था, फ्लैजिला रहित होता है। मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, फ्लैजिला रहित। देखिए, ये फ्लैजिला शुरुआती समय में पाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा,
जब हम लोग कवक के समान लक्षण पढ़ रहे थे तो मैंने ये नहीं लिखाया था कि इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। ये फ्लैजिला सिर्फ इसी समय पाया जाता है जब ये पैदा होते हैं। उसके बाद फ्लैजिला जब विकसित हो जाते हैं तो फ्लैजिला समाप्त हो जाता है, फ्लैजिला रहता नहीं। तो कोई भी कन्फ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिएगा। जैसे कि हम लोग जब बैक्टीरिया पढ़ रहे थे तो मैंने बताया यहाँ फ्लैजिला पाया जाता है, बैक्टीरिया में सामान्यतः फ्लैजिला देखते हैं, और भी कई सारी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पे जो फ्लैजिला पाया जा रहा है सिर्फ स्पोर के दौरान ही देखने को मिलता है। यही स्पोर जब हमें नए कवक के रूप में विकसित हो जाता है तो यहाँ पे फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, फ्लैजिला समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है फ्लैजिला। तो शुरुआती दौर को बस ध्यान रखिए। तो यहाँ जू स्पोर में फ्लैजिला तो है, एप्लोनो स्पोर में फ्लैजिला नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता तो कहाँ पाया जाएगा सामान्यतः, वो जली था, ये स्थली कोकों में पाया जाता है, फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। तो यह अच्छा, एक चीज़ और, वो था एक केंद्र की था, तो ये बहुकेंद्र की है, ध्यान रखिएगा। यह इसमें केंद्रक बहुत होते हैं, बहुकेंद्र की, दो से अधिक होते हैं, बहुकेंद्र की। अच्छा, इसको बोलते हैं पॉलीकैरियोटिक, पॉलीकैरियोटिक है ना, डाइकैरियोटिक, मोनोकैरियोटिक, पॉलीकैरियोटिक। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था एक केंद्र की, दो केंद्र की, बहुकेंद्र की, ध्यान रखिए। तो ये बहुकेंद्र के होते हैं तथा क्या स्थली कोकों में पाया जाता है, स्थली कवकों में पाया जाता है। ये जब दोनों देखा जाए जू स्पोर और एप्लोनो स्पोर्स, तो ये समानतः फाइकोमाइसेटीज वर्ग के जो कवक हैं वहां पे पाया जाता है। तो ब्रैकेट में एक पॉइंट यहां पे लिख लीजिए कि उपरोक्त दोनों स्पोर्स फाइकोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में पाया जाता है। यानी फाइकोमाइसिटीज वर्ग के कवक स्थली भी होते हैं, जली भी होते हैं। उनमें जो जनन हमें देखने को मिलता है समानतः यानी स्पोर्स के द्वारा देखने को मिलता है, जू स्पोर्स और एप्लोनो स्पोर्स। जहाँ कहीं भी एप्लोनो शब्द आ गया समझ जाइए वो फ्लैजिला नहीं है, उसमें नॉन मोटाइल है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये तो हो गया। अब दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, स्पोरेंजिया, स्पोर के बाद कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है, यह भी नॉन मोटाइल होता है, ध्यान रखिए। कोनिडिया लिखिए, यह भी नॉन मोटाइल होता है। अब इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि फ्लैजिला नहीं होता है, इसमें नॉन मोटाइल होता है। तथा यह एस्कोमाइसिटीज, दो वर्ग है, एस्कोमाइसिटीज तथा ड्यूरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के कवक में पाया जाता है। और मैंने कोनिडिया के बारे में चर्चा किया था कि जो कवक है तो कवक के ऊपर ये जो बनते हैं स्पोर, उसी को बोलते हैं कोनिडिया बोलते हैं। ऊपरी हिस्से में जो स्पोर बनते हैं उसे बोला जाता है कोनिडिया बोला जाता है। कोनिडिया हमेशा क्या होता है, बाहरी होता है, बाह्य होता है। तो कोनिडिया हमेशा क्या होता है, बाहरी हिस्से में होता है, बाहर की तरफ होता है, बाह्य होता है हमेशा, ध्यान रखें। तो एक्सोजेनस इसे बोलते हैं, एक्सोजेनस कोनिडिया को, एक्सोजेनस। कोनिडिया हमेशा एक्सोजेनस होता है। कवक है, मान लीजिए कवक का ये माइसिलियम है, तो इसके बाहरी हिस्से पर ही कोनिडिया लगता है। कोनिडिया के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि कोनिडिया क्या होता है, कोनिडिया के द्वारा भी जनन होता है। कैसे जनन तो खूब डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। कवक में भी कोनिडिया पाया जाता है, लेकिन कोनिडिया ध्यान रखना कि हमेशा एक्सोजेनस होता है, बाहर की तरफ ही होता है कोनिडिया। और दो प्रकार का होता है, एक ब्रांच होता है, ब्रांच के साथ होता है, एक बिना ब्रांच का होता है। ये भी मैंने बताया है, कोनिडिया दो प्रकार का होता है, शाखाएं लगी होती है। मान लीजिए कोनिडिया है, इसमें ब्रांच आ जाता है, इस प्रकार से ब्रांच बन जाते हैं। और एक होता है सिंपल होता है, सीधा सीधा बिना ब्रांच का, कोई शाखा नहीं, शाखित और अशाखित। ये मैंने डिस्कशन किया है कोनिडिया के बारे में। तो पिछला जब लेक्चर उठा करके देखेंगे, नोट्स उठा कर देखेंगे तो सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर लिया है। या हम लोग सिर्फ कवकों के संदर्भ में देख रहे हैं कि इसमें जनन कैसे होता है कवकों का। तो कोनिडिया के द्वारा होता है, एक्सोजेनस होता है, ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोनिडिया एक्सोजेनस होता है। और कोनिडिया दो प्रकार का होता है, कोनिडिया दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है शाखित कोनिडिया। ये शाखित कोनिडिया सामान्यतः कवकों में देखा जाए तो पेनिसिलियम में पाया जाता है, पेनिसिलियम
पेनिसिलियम में पाया जाता है। पेनिसिलियम का बोलते हैं हम लोग ब्लू मोल्ड बोलते हैं। पेनिसिलियम को ब्लू मोल्ड कहा जाता है या ग्रीन मोल्ड कहा जाता है, ग्रीन मोल्ड कहा जाता है। दूसरा जो कोनिसिलिया होता है अशाखित, जिसमें ब्रांच नहीं होता है, जैसे मैंने अभी ऊपर समझा अशाखित, ये पाइथियम में पाया जाता है, ये पाइथियम में पाया जाता है, पाइथियम में पाया जाता है, ध्यान रखिए। तो एक होता है ब्रांच वाला, जैसे ये मान लीजिए अगर कवक है तो ब्रांच के साथ कोनिडिया मिलेगा, उसमें ब्रांचेज रहेंगे, कई सारे ब्रांच रहेंगे कोनिडिया में। और ये होता है सीधा सीधा होता है, ठीक ना, शाखित और अशाखित, यही होता है अंतर। बस आपको यहाँ पे एग्जांपल ध्यान रखना है। जो शाखित है वो पेनिसिलियम में पाया जाता है, पेनिसिलियम में ब्लू मोल्ड, इसको ब्लू मोल्ड बोलते हैं, ग्रीन मोल्ड बोला जाता है। और अशाखित होता है पाइथियम, ठीक, इतना ध्यान रखना है आपको। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, एक होता है जो म्यूकर जो होता है कवक, म्यूकर भी कवक है, जिसमें एक टोरुला स्टेज पाया जाता है म्यूकर में। टोरुला स्टेज उसके द्वारा, जैसे म्यूकर में जन्म टोरुला स्टेज के द्वारा होता है। टोरुला स्टेज क्या होता है कि म्यूकर को अगर हम ऐसी जगह रख दें, शर्करा के घोल के पास रख दें, चीनी का घोला हुआ है जैसे सीरा वगैरह होता है, अगर वहाँ हम रख देंगे तो म्यूकर धीरे धीरे वहाँ से डेवलप करना शुरू हो जाता है। म्यूकर वहाँ से उसके म्यूकर के ब्रांचेज निकलने शुरू हो जाते हैं, डेवलप कर जाता है म्यूकर इस तरीके से, शर्करा के घोल को एब्जॉर्ब करके। थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिए, आप लोग एक बॉक्स में लिख लीजिए कि म्यूकर में टोरुला स्टेज पाया जाता है, म्यूकर में टोरुला स्टेज, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, मतलब एक बॉक्स में पूरा लिख लीजिए, पाया जाता है। क्या है टोरुला स्टेज? यदि म्यूकर को शर्करा के घोल वाले स्थान पर रखेंगे तो इसका माइसीलियम खंडित हो जाता है और इनमें बडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक तो चीज़ें ये ध्यान रखना है, इसमें बडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। टोरुला स्टेज बस आपको समझना है कि एक्चुअल में क्या है, कहाँ पाया जाता है, म्यूकर में पाया जाता है टोरुला स्टेज। इसके द्वारा भी एक जनन की प्रक्रिया होती है। शर्करा के घोल वाले स्थान पर म्यूकर रखेंगे तो वो माइसीलियम उसका खंडित हो जाएगा, उसमें बड बनना शुरू हो जाएगा, बडिंग के द्वारा शुरू हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी। एक और है, जैसे कि जो जूस्पोर्स है, तो कुछ कवक हैं जिसमें दो जूस्पोर्स बन जाते हैं एक ही कवक के अंतर्गत। तो लिख लीजिए, जब एक ही कवक में, इसे भी बॉक्स में लिखिएगा, एक ही कवक में दो प्रकार के जूस्पोर्स बनते हैं तो उन्हें डाईप्लेंटिज्म कहते हैं। डाईप्लेंटिज्म सॉरी, PLANT, हाँ, डाईप्लेंटिज्म कहा जाता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल होता है सेप्रोलेग्निया। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल मानता है। तो डाईप्लेंटिज्म, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि डाईप्लेंटिज्म क्या है। जैसे एक मान लीजिए जूस्पोर्स समझिए, इसमें दो जूस्पोर्स बनेंगे लेकिन दोनों का आकार भी अलग होगा। दो प्रकार के जूस्पोर्स बनेंगे, ध्यान रखिए, दो प्रकार के, मैंने लिखा है ना, दो टाइप्स के जूस्पोर्स बनेंगे। एक जूस्पोर्स का जो आकार होगा वो जो है कि मटर शेप का होता है, इस प्रकार का जूस्पोर्स बनेगा जो कि फ्लैजिला पाया जाता है। और एक जूस्पोर्स का आकार होता है बीन शेप का होता है, देखिए पर्ल शेप, नहीं, एक हो जाएगा मटर शेप, हाँ पर्ल, एक हो जाएगा बीन शेप। तो दो प्रकार के जूस्पोर्स बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा बीन शेप और ये हो जाएगा पर्ल शेप। बस यही ध्यान रखना है कि जो स्पोर्स है उसमें दो जो स्पोर्स बनेंगे, दोनों के आकार अलग अलग होंगे, तो उसे डाईप्लेंटिज्म कहा जाता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। अब मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूं, जो सेप्रोलेग्निया है इसके बारे में।
सेप्रोलेग्निया को थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेप्रोलेग्निया, ये प्रश्न पूछता है। ये जो सेप्रोलेग्निया है इसे वाटर मोल्ड कहा जाता है, वाटर मोल्ड, इसे वाटर मोल्ड कहा जाता है। कहाँ पाया जाता है ये? मछली का जो गिल्स होता है, गलफर जो होता है मछली का ना, उस गलफर में पाया जाता है। और मछली में एक रोग पैदा करता है, बहुत ही खतरनाक रोग होता है, साल्मन रोग। तो ये कहाँ होता है? मछली के गिल्स में पाया जाता है, मछली के गिल्स में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतना तो ध्यान रखिएगा। साल्मन डिसीज किससे होता है? कवक से होता है। कौन सा कवक होता है? सेप्रोलेग्निया होता है। कहाँ पाया जाता है? मछली के गिल्स में पाया जाता है। और मछली में क्या करता है ये? मछली में साल्मन रोग पैदा करता है, साल्मन रोग पैदा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना है, प्रश्न यहाँ से पूछता है। तो आगे चल कर अभी हम लोग जो पढ़ेंगे कवकों के वर्ग, तो वहाँ भी ढेर सारे कवकों पर डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम में खूब पूछा जाता है, खूब रोग वगैरह। फिर उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो हम लोग देखेंगे कवकों को लेकर के क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ तक हो गया ना, सेप्रोलेग्निया याद हो गया, वाटर मोल्ड कहते हैं, मछली के गिल्स में पाया जाता है, वो साल्मन डिसीज पैदा करता है। बस ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसे आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, डाइप्लेटिज्म आपको ये ध्यान रखना है ना। बाकी जनन को लेकर के बहुत डीप में जाकर के प्रश्न नहीं पूछता है कि कवकों में जनन कैसे होगा, तो आपको बताना होगा असेक्सुअल सेक्सुअल, ये सब चीज़ें नहीं पूछता है। उसके अंदर से कुछ चीज़ें पूछ लेती है, ये एग्जाम्पल है। क्योंकि पूरा समझने के लिए हम लोगों को सब कुछ पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि नोट्स एक प्रॉपर अच्छे तरीके से एक सेट के तहत बने। फिर उसके बाद आप लोगों को बहुत सारे चीरफाड़ करना है नोट्स को। जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, इसी नोट्स का ऑपरेशन आप लोगों को करना है, फिर आगे किताब में नहीं पढ़ना है। मैं बताऊँगा कि हमारे नोट्स से फिर 60 नोट्स कैसे तैयार करना है, तैयार कर लीजिए 60 नोट्स, फिर कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, आपका काम हो जाएगा। जो मैं लिखवा रहा हूँ वो बहुत ही कंप्लीट है, टोटली कंप्लीट है, इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको पढ़ लीजिए, आधार बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये तो हो गया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ इन हो गया। अब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हेडिंग डालिए लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। एक वर्ग है ड्यूटेरोमाइसिटीज, सॉरी, इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछता है। कवकों में लैंगिक जनन निम्न में से किस वर्ग में नहीं होता है? ड्यूरोमाइसिटीज वर्ग में, ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग में, इसमें नहीं होता है लैंगिक जनन। बाकी सभी वर्गों में जितने हैं लैंगिक जनन होता है। तो लिख लिए ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग को छोड़कर, ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों के कवकों में लैंगिक जनन पाया जाता है। अब लैंगिक जनन क्या होता है? बाकी जो जीवधारी हैं, जो जंतु हैं, ठीक वैसे ही होता है, जिसमें दो जो सेक्स ऑर्गन है उनका संलयन होना जरूरी होता है, जिस है ना, युग्मकों का संलयन होना जरूरी होता है। लिखिए लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन ऐसे लिख लीजिए, इसमें लैंगिक जनन अन्य जीवधारियों के समान, अन्य जीवधारियों के समान ही दो युग्मकों, युग्मक यानी गैमेट्स, दो युग्मक गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं? दो, एक होता है नर, दूसरा होता है मादा। दो युग्मकों का मिलना या संलयन होना जरूरी है, दो युग्मकों का संलयन होना जरूरी होता है। युग्म संलयन होने से होता है, ऐसे संलयन होने से होता है, ऐसे कर लीजिए, संलयन होने से होता है। क्लियर? दो गैमेट्स मिलते हैं, एक नर गैमेट्स, एक मादा गैमेट्स मिलता है, दोनों के संलयन से ही जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। और सेक्सुअल यहाँ पे लैंगिक जनन की 3 स्पष्ट अवस्थाएं देखने को मिलती है। लिखिए यहाँ, या कवकों में लैंगिक जनन की 3 स्पष्ट अवस्थाएं देखने को मिलती है। कवकों में लैंगिक जनन की 3 स्पष्ट अवस्थाएं
देखने को मिलती है। अब यही यहाँ पर लैंगिक जनन, बस आपको इतनी तीनों अवस्थाओं को समझ लेना है, बस को में और ज़्यादा नहीं। यहीं से कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी लैंगिक जनन को लेकर के बहुत डिटेल में जाने की भी ज़रूरत भी नहीं है। तो पहली अवस्था होती है जिसे बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। देखिए इसमें क्या होता है, जो दोनों युग्मक है, जो नर और मादा है, वो नर मादा के प्लाज्मा जो होता है, जो जीव द्रव्य है, उसका जो है कि संलयन होता है, उसका मिलन होता है। तो इसमें लिख लीजिए, इसमें दोनों युग्मकों, दोनों युग्मकों नर और मादा, ध्यान रखिएगा, नर प्लस मादा युग्मकों के जीव द्रव्य, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है, जिससे दोनों युग्मकों का केंद्रक एक कोशिका में एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो युग्मक हैं, इनका एक केंद्रक है, ये दो युग्मक है, एक केंद्रक इनका है। अब दोनों का प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य का जब संलयन होगा, मिलेंगे दोनों जीव द्रव्य, तो फिर दोनों क्या होगा, जब ये मिलेंगे दोनों का जीव द्रव्य, मान लीजिए दोनों का जीव द्रव्य का संलयन होगा। जब संलयन होगा, मान लीजिए ये मादा है, ये नर जीव द्रव्य, संलयन होगा तो फिर एक कोशिका में दोनों का जीव द्रव्य आ जाएगा, केंद्रक आ जाएगा, सॉरी संलयन होगा, जीव द्रव्य का संलयन होगा तो एक कोशिका में दोनों का केंद्रक आ गया। तो आगे क्या हो जाएगा, अच्छा ये होता है दोनों का केंद्रक एक दूसरे के पास आ जाता है। क्लियर, जीव द्रव्य के यहाँ संलयन हो रहा है, बाकी हिस्सा क्या है, ये मान लीजिए जीव द्रव्य है, इनका संलयन हो रहा है। जब संलयन हो रहा था, केंद्रक आ गया, दोनों एक ही कोशिका में आ गए, संलयन मिला, दोनों जीव द्रव्य मिल गए, तो दोनों का केंद्रक, ये केंद्रक अभी नहीं मिला हुआ, अभी केंद्रक पास है, अभी केंद्रक का संलयन नहीं हुआ। दूसरा स्टेज क्या होता है, पहले स्टेज में ही होता है, दूसरे स्टेज में होता है कैरियोगेमी, दूसरे स्टेज को बोलते हैं कैरियोगेमी। इसमें क्या होता है, अब दोनों जो केंद्रक है उनका संलयन होगा। कैरियोगेमी में दोनों केंद्रक का संलयन, दोनों केंद्रक मिल जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा। तो लिखिए इसमें दोनों युग्मकों के केंद्रक का संलयन होता है और जाइगोट बन जाता है, जाइगोट का मतलब होता है टू एंड, ध्यान रखिएगा, टू एंड। एन क्या है, गुणसूत्रों की संख्या है। मान लीजिए कि एक, सपोज करिए जाइगोट, ये नर युग्मक है और ये मान लीजिए मादा युग्मक है। इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या उसे एन, ये एन हो गया। इसमें भी गुणसूत्रों की जो संख्या होगी, गुणसूत्रों की जो संख्या होगी उसे एन बोलते हैं। जाइगोट में क्या होता है, नर और मादा युग्मक दोनों मिल जाते हैं, तो ये एन और एन मिल करके हो जाता है 2n बन जाते हैं। जैसे अगर हम मानव के एस्पेक्ट में समझे हम लोग, तो ह्यूमन में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, नर में 23 होता है, मादा में 23 होता है, मानव के स्पार्क से। जब मानव का जाइगोट बनता है तो यहाँ 2n कितना हो जाएगा, 46 गुणसूत्र हो जाते हैं जाइगोट। इसी के बाद फिर कोशिका विभाजन शुरू, फिर यहाँ से कोशिका विभाजन शुरू होता है। तो मानव में जो कोशिका विभाजन शुरू होता है, यहाँ से कौन सा विभाजन शुरू होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन, कोशिकाओं की संख्या बढ़ना शुरू होती है, 2 से 4, 4 से 8 कोशिका बढ़ना शुरू होगी, धीरे 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 बढ़ने लगे। अब जितने भी हमारे सेल्स है ना, वहाँ पे 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। कहीं से भी आप देखेंगे सेल्स में तो गुणसूत्रों की संख्या आएगी 46, क्योंकि हम समसूत्री विभाजन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि मानव की जो जनन कोशिका है, जहाँ पे कितना गुणसूत्र है, 23 है।
जनन कोशिका में क्या समसूत्री विभाजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि जनन कोशिका में हमेशा 23 ही गुणसूत्र रहेगा। जब बच्चा पैदा होता है उसकी जो जनन सेल्स होते हैं वहाँ भी 23 ही गुणसूत्र रहता है, बड़ा होता जाता है 23 ही गुणसूत्र रहता है, फिर उसी जनन कोशिका से फिर नए मानव के जन्म देता है, नर मादा मिलते हैं 23, फिर यहाँ होता है, फिर होता है 46। बाकी मानव के जितने भी सेल्स है वहाँ पे पाया जाता है 46 गुणसूत्र, क्योंकि वहाँ नर मादा दोनों जाइगोट की स्थिति से फिर समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन में जहाँ भी गुणसूत्रों की संख्या देखेंगे वो 46 रहेगा, और अर्धसूत्री विभाजन में यही 46 घट करके आधा हो जाता है, 23 हो जाता है। और ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है? जनन कोशिकाओं में। तो जो जनन कोशिकाएं हमारी, वहाँ पे गुणसूत्रों में जो संख्या होती है 43 होती है, 23 होती है सॉरी, और वहाँ पे विभाजन कैसा होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और मैंने बताया था कि कवकों में जब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं तो वहाँ पे समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। जो स्पोर्स से अलग हुआ, स्पोर्स के बाद कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली गई, नए कवक के रूप में बन गए। लेकिन यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलती है जाइगोट के बाद। कवकों में जाइगोट के बाद अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है, जबकि मानव में जाइगोट के बाद समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिखवा दे रहा हूँ, लिख लीजिए। 2n क्या होता है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए एक एक चीज़ को, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी यहाँ बच्चा पढ़ रहा है वो जीरो है, साइंस को बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा। मैं आर्ट के बच्चे को बेस बना करके चलता हूँ, ताकि उस लेवल तक जा करके आपको समझाता हूँ, चीज़ें समझ में आ जाए। जो लोग सिर्फ हाई स्कूल इंटर तक पढ़े हैं तो उनके लिए भी चूँकि छूट चुका होगा बहुत पहले, बहुत सारी चीज़ें उस समय समझ में नहीं आई होंगी। हाँ, जो लोग आगे चल करके BSc MSc किए उनके लिए सब चीज़ें बहुत ईजी होंगी, आसान होगा। तो बस यहाँ समझिए 2n क्या होता है। 2n क्या होता है? एक निषेचित कोशिका है। निषेचित मतलब क्या हो गया? निषेचन जिसका हो गया, जिसका संलयन हो गया, तो इसको बोल सकते हैं एक संलयित कोशिका है। संलयन समझ रहे हैं ना, मिलना। तो लिखिए 2n क्या है? यह एक निषेचित या क्या बोल सकते हैं? संलयित, दोनों में लिखा, संलयित कोशिका है। संलयित कोशिका है जिसमें गुणसूत्रों के दो सेट होते हैं, दो सेट होते हैं, एक नर सेट और दूसरा मादा सेट। और मादा सेट मैंने यहाँ पे लिखा है जाइगोट गुणसूत्र, नर युग्मक और मादा गुणसूत्र 23 पाया जाता है यहाँ पे, जैसे मानव के संदर्भ में बात कर रहा हूँ 23, और यहाँ भी 23। एक सेट ही हो गया, एक सेट हो गया, दोनों मिल जाएंगे, 23 × 46, तो 2n हो गया है, 2n। ठीक, दो सेट, एक नर सेट और मादा सेट होते हैं। मादा सेट लिखिए, यह तब होता है जब एक शुक्राणु कोशिका जिसे n बोलते हैं, शुक्राणु कोशिका तथा जैसे नर शुक्राणु कोशिका, ऐसे लिख लीजिए, एक नर शुक्राणु कोशिका तथा एक मादा शुक्राणु कोशिका, मादा शुक्राणु कोशिका, इसे भी ब्रैकेट में लिखिए n, दोनों को n ही बोलते हैं। मादा शुक्राणु कोशिका आपस में संलयित होते हैं या निषेचित होते हैं, तब निषेचित होते हैं इसके जिसके परिणाम स्वरूप 2n बनता है, 2n बनता है। मैंने ऊपर इसी चीज को समझाया है चित्र के माध्यम से कि 2n की स्थिति कहाँ से आ गई। एक नर शुक्राणु जिसे n बोलते हैं, दूसरा मादा शुक्राणु, इसे भी n बोलते हैं, दोनों क्या होगा? निषेचित होंगे, तो बन जाएगा 2n बन जाता है। ठीक, मानव के संदर्भ में यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिखवा दे रहा हूँ, लिख लीजिए। देखिए, मानव के संदर्भ में जो मादा होता है ना, मादा शुक्राणु को बोलते हैं अंडाणु, ध्यान रखिएगा। मानव के संदर्भ में आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, मैं इसे समझाने के पर्पस से यहाँ पे शुक्राणु शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नर शुक्राणु को तो शुक्राणु ही बोलते हैं, लेकिन मादा शुक्राणु को बोला जाता है अंडाणु। मादा में क्या पाया जाता है? अंडा पाया जाता है, एग। आप लोग देखते हैं ना, एग जो साइकिल के माध्यम से, मेंस्ट्रुअल साइकिल के माध्यम से होता है, वो अंडा निकलता है। तो मानव के संदर्भ में शुक्राणु और
अंडाणु दोनों जब अनिषेचित होते हैं, अनिषेचित या इसी को बोलते हैं अगुणित, अगुणित होते हैं, तब प्रत्येक में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। जब उनका निषेचन नहीं होता, आपस में मिलते नहीं है, मादा और नर यानी शुक्राणु अंडाणु जब तक आपस में नहीं मिलते, अलग अलग ही 23 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन दोनों मिल गए तो क्या हो जाएगा, लेकिन जब दोनों निषेचित हो जाते हैं, जब दोनों निषेचित हो जाते हैं तब 46 गुणसूत्र बन जाते, 46 गुणसूत्र वाले हो जाते हैं, 46 गुणसूत्र हो जाते हैं, तब 46 गुणसूत्र हो जाते हैं, तब 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो यहाँ 2n का मतलब ये समझिए। मैं अभी यहाँ पे डिस्कशन कर रहा था कैरियोगेमी में, कि कैरियोगेमी में स्थिति क्या होती है, थोड़ा समझिए कि यहाँ पे दोनों युग्मकों के केंद्रक का संलयन होता है और जाइगोट बन जाता है, यानी 2n बन जाता है। यानी यहाँ पे नर और मादा के दोनों के केंद्रक मिलते हैं और मिलने से बन जाता है जाइगोट। 2n का मतलब हो गया कि नर और मादा के जो गुणसूत्र हैं आपस में मिल गए, n से 2n यहाँ पे हो गया। ये दूसरा स्टेज होता है। तीसरा स्टेज क्या होता है, कवकों में मानव के संदर्भ में जो थर्ड स्टेज होता है वो समसूत्री विभाजन का होता है, लेकिन कवकों के संदर्भ में जो यहाँ पे थर्ड स्टेज पाया जाता है वो अर्धसूत्री विभाजन का होता है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब तीसरा स्टेज लिखिए। ये बस आप ये सारी चीज़ें मैंने समझने के दृष्टिकोण से लिखवाया है, आप इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, एक बड़े से ब्रैकेट में इसको बंद कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ में चीज़ें आ जाए अच्छे तरीके से। समझने के दृष्टिकोण से मैंने n और 2n को यहाँ पे समझा दिया, ताकि आगे चल करके अभी हो सकता है बहुत बार चर्चा होगा, n 2n की चर्चाएं होंगी, अक्सर होती भी रहती। तीसरा स्टेज दूसरा होता है पोलियोगेमी, कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी। और तीसरा स्टेज हो जाएगा हम लोगों का मियोसिस, MEIOSIS। मियोसिस को बोलते हैं हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो 2n बनता है ना, इसी को बोलते हैं द्विगुणित, द्विगुणित n द्विगुणित हो गया, दो मिले n दो गुणित हो गया, द्विगुणित बोलते हैं या निषेचित बोल सकते हैं इसी को निषेचित बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। तो लिखिए और सूत्री विभाजन में लिखिए, इसमें निषेचित या द्विगुणित केंद्रक में, जो केंद्रक वहां दोनों मिल गया है, निषेचित हो गया, केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, विभाजन होता है, विजातन होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या घटकर, गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती, आधी रह जाती है और मियोस्पोर बनता है। इसे बोलते हैं मियोस्पोर, मियोस्पोर, मियोस्पोर बनता है। यही नए कवक को जन्म देता है, नए कवक को जन्म देता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कवक के संदर्भ में नेम सेडी का जो पादप है वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि केंद्रक जब निषेचित हो जाता है तो निषेचित होने के बाद वहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो 2n था फिर से हो जाता है n हो जाता है। जब n हो जाता है तो वो बनाता है मियोस्पोर, एक अलग स्पोर बनाता है जिसे बोलते हैं मियोस्पोर बनाता है, और यही मियोस्पोर एक नए कवक को जन्म देता है। ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि मानव के संदर्भ में जाइगोट के बाद समसूत्री विभाजन होता है और मानव का वृद्धि कर जाता है। तो अब लिखना चाहे तो लिख लीजिए, अदरवाइज इसे छोड़े रहिए। हम लोग जब पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी तो वहाँ मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगा। बस यहाँ कवक के बारे में मैं बार बार आपका फोकस कर रहा हूँ यहाँ, ये चीज़ें यहाँ पे आप लोग समझ जाइए। मैंने बताया कि मानव में जो जनन कोशिकाएं होती है वहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे
शुक्राणु और अंडाणु मिलने के बाद जो मानव जो गर्भ में बच्चा बना, उसमें जो जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा, बाकी जगह कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होगा। वो धीरे धीरे बच्चा ग्रो करता है, बढ़ता जाता है। लेकिन जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन ही होता है, क्योंकि जनन कोशिकाओं में शुक्राणुओं में 23 ही गुणसूत्र होने चाहिए, तभी जाकर के वो परफेक्ट मानव बनेगा, या तो नर बनेगा या मादा बनेगा। चाहे अंडाणु या शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 ही होनी चाहिए। कई बार देखते हैं गुणसूत्रों की संख्या जब घट बढ़ जाता है तो वो फिर अलग तरीके का मानव हो जाता है, कई सारे रोग पैदा हो जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार हो जाता है। इसलिए जनन कोशिकाओं में हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, जबकि बाकी जगहों पर मिटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। हमारी कोशिकाएं जैसे हम लंबाई वृद्धि हो रही है किस विभाजन के द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। समसूत्री विभाजन क्या होता है? कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे शुक्राणु दोनों होते हैं, 2n होता है, 46 होता है गुणसूत्रों की संख्या। ठीक, चलिए, अच्छा ये हो गया। मतलब बाकी जगहों पे हम माता और पिता दोनों के गुणों के साथ नजर आते हैं, या तो चेहरा मिल रहा है, माँ के साथ भी मिल रहा है, बाप के साथ भी मिल रहा है, लेकिन ये नहीं कहेंगे क्योंकि जनन कोशिकाएं माँ के साथ। जैसे मान लीजिए कि बच्चा पैदा हो गया, लड़का पैदा हो गया, इसे नहीं बोलेंगे जनन कोशिकाएं माँ के समान है, तो लड़का, लेकिन जनन जो बॉडी है, पार्ट है, वो मातारी माँ के समान है, तो वो चीज़ें फिर वो बच्चा बच्चा नहीं रह जाएगा, फिर कुछ और ही हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ तक जो चीज़ें होगी ये। एक कुछ और चीज़ें मैं बता दूं आपको। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग में प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच एक गैप पाया जाता है, ज़्यादा गैप होता है। जैसे बाकी जगहों पे गैप नहीं होता, प्लाज्मोगेमी हुआ कुछ ही समय में कैरियोगेमी हो जाता है, तो वहाँ पे ध्यान रखना आप लोगों को। लिखिए, ब्रैकेट में ही लिख लीजिएगा यहाँ पे, या नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए। लिखिए, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच एक लंबा गैप पाया जाता है, लंबा गैप होता है, जिसे डाइकैरियोफेज कहा जाता है, डाइकैरियोफेज कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रक्रिया को डाइकैरियोटाइजेशन बोलते हैं, डाइकैरियोटाइजेशन, TIZTION, डाइकैरियोटाइजेशन कहा जाता है। क्लियर? बस ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा डीप में जाकर के ये चीज़ें मैं लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपके नोट्स में रहे, ही काम आए, समझे रहेंगे तो दिमाग में लंबा समय तक बना रहता है। तो जनन बस इतना ही, कवकों का जो रिप्रोडक्शन है बस यहाँ तक समझिए। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझना है, बाकी चीज़ें आप नहीं भी दिमाग में रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको दिमाग में यहाँ पे रखनी है। तो ये चीज़ें हो गई ये। अब हम लोगों को दो चीज़ें बची हुई हैं बेसिकली। एक तो बचा हुआ है कवकों का जो कुछ 4 वर्ग है, उन चारों वर्गों पे हम लोगों को डिस्कशन करना है कवक को लेकर के, और फिर कवकों का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस।